गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श वाणी चैतन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी। स्टूडेंट, हम एक चैप्टर छोड़ के ये अगला चैप्टर पढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ जो चैप्टर हैं वो हमारे सिलेबस से हटने वाले हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पानी की कहानी। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को रेखांकित कर सके जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पानी की कहानी। आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल मिलकर अपना स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। इसमें लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। वो हमें बता रहे हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर पड़ी। कैसी थी वो बूंद? मोटी सी। अंडरलाइन कर लीजिए, कर लो कि बेर की झाड़ी पर मोटी सी बूंद है, वो लेखक के हाथ पर पड़ी। लेखक के हाथ पर क्या पड़ा? लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी पर से मोती की एक बूंद हाथ पर पड़ी। ये अंडरलाइन कर लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है वो अपना बन रहा है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद है वो उनकी कलाई पर से सरक कर है वो हथेली पर आ गई थी। तो उस लेखक की जो दृष्टि थी वो वहीं ठहर गई कि थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई दी, कि जैसे कोई सितार बजा रहा हो और उसकी झंकार है वो लेखक को सुनाई देने लगी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। तो कि लेखक ने सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई सितार बजा होगा। तो लेखक ने चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने अनुभव किया कि जो उन्हें सितार के तारों की झंकार सुनाई दे रही थी, उनका यह स्वर है वो मेरी हथेली से ही निकल रहा था। वो उनका जो स्वर था वो उनकी हथेली से निकल रहा था। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हैं, दो कण हो गए हैं और वे दोनों मिल मिलकर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। लेखक को जब ये लगा ना कि कोई सितार बजा रहा है या सितार की सी झंकार सुनाई देने लगी, तो लेखक ने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। लेकिन लेखक ने देखा तो उनके हथेली से ही उनके ये स्वर सुनाई दे रहे थे, क्योंकि जो ओस की बूंद पड़ी थी उसके बूंद के दो कण हो गए थे और वे दोनों हिल मिलकर अपना स्वर उत्पन्न कर रहे थे। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि जो सितार की ध्वनि है वो लेखक को कहाँ सुनाई दे रही थी और वो उनको कहाँ पर मिली। तो यह लेखक ने यहाँ से करेंगे आप लोग कि सितार की ध्वनि थोड़ी देर में मुझे सितार की तारों की झंकार सुनाई देने लगी। यहाँ से लेके हिल मिलकर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। मैम कहाँ तक? यहाँ से करना है आपको बेटा कि थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई दी देने लगी से यहाँ से लेके स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। और एक प्रश्न अपना यह भी बन रहा है कि ओस की बूंद कहाँ से गिरी थी। तो ओस की बूंद है वो मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई, यानी ओस की बूंद कहाँ पर आ गई थी। तो ये लिखेंगे आप लोग, ओस की बूंद मेरी मेरी से मतलब है लेखक की कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई।
ओस की बूंद कहाँ आ गई थी, तो ओस की बूंद लेखक की कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई थी। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। 3 प्रश्न अपने बन गए हैं। यहाँ से आगे, उस सुरीली आवाज में मैंने देखा, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। उस जो सुरीली सितारों की सी ध्वनि लेखक को सुनाई दे रही थी, उसमें लेखक ने कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बोल रहा है सुनो सुनो। तो फिर भी लेखक चुप रहा। तो फिर उसे लेखक को सुनाई दिया सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। कि अब लेखक कह रहे हैं कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरे मुख से यह निकल आया कि कहो कहो। कि वो ओवर कह रही थी कि सुनो सुनो, तो मेरे मुख से यह निकल गया सुनो कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं औस हूँ। ओस की बूंद कह रही है कि ऐसा लगा कि वो प्रसन्नता से हिली और बोली कि मैं औस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। ओस बोली, लोग मुझे ओस भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं और जल भी। तब लेखक कहते हैं कि मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो वो कह रही है कि जो ओस है वो कहती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि ओस की बूंद कहाँ से आई। ओस की बूंद बेर के पेड़ से आई। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है वो अपना बन रहा है यहाँ से। जूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है। तो लेखक बोले कि जूठी कहीं की। तो वो कहते हैं कि मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि बेर के पेड़ से भी कहीं क्या पानी का फवारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। बूंद है वो फिर हिली, उसे ऐसा लगा जैसे उसे आत्मविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। सुनो कि मैं इस पेड़ की पास की जो भूमि है, यहाँ पे बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ और मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती हूँ और एकाएक में पकड़ी गई। कि मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती हूँ और मैं एकाएक है वो पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा कैसे। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी से हमें लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अपने यहाँ से एक यह उत्तर बन रहा है कि दूसरा जैसे प्रश्न है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो ओस की बूंद है वो क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी कि यहाँ से लगा देखेंगे आप कि वह जो पेड़ हो तुम देखते हो वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, यहाँ से लेके छीन कर बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। वह जो मैम कहाँ से? वह जो पेड़ तुम देखते हो से लेकर क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि अपना यह प्रश्न पाठ से में है बन रहा है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो यहाँ से इसका आंसर होगा कि जो पेड़ तुम देखते हो वह ऊपर से इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए कि क्रोध और घृणा से ओस का शरीर क्यों कांप उठा था, क्योंकि वह उसको लेखक को बता रही थी कि ओस को कुछ तो पेड़ है वो कि मुझ जैसे असंख्य जल कण रहते हैं, जिनको वो पेड़ हैं या छोटी जड़ें हैं या बड़ी जड़ें हैं और जड़े की जो रोए हैं
वो निर्दयी होते हैं, उन्हें बलपूर्वक खींच लेते हैं, पृथ्वी की ओर खींच लेते हैं, कुछ को तो एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े हो यो ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से कहानी सुन रहा था। हम समझते हैं कि पेड़ हैं, वो इतने बड़े बड़े अपने आप कैसे खड़े हो जाते हैं, तो वो ओस बता रही है कि आप लोग इतने समझते हो कि इतने बड़े यो ही खड़े हैं कि ये अपने आप ही इतने बड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसे यह इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे जैसे असंख्य बंधु ने अपने प्राण नाश किए, यानी अनेक ओस की बूंदे हैं। उन्हें क्या करते हैं, ये पेड़ या छोटी जड़ें बड़ी जड़ें इन्हें अपने अंदर खींच लेते हैं। तो इसलिए ये पेड़ हैं, वो उन्हें पानी मिलता रहता है और वो बड़े हो जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि मेरे जैसे असंख्य बंधुओं ने, असंख्य बंधुओं से मतलब मेरी जैसी और जैसी ओस हैं, उनको उन्होंने इन पेड़ों को बड़ा करने में अपना बलिदान दिया है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद में फिर से थी आनंद में फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं रोए में खींची ली गई। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। वो ओस की बूंद बता रही है कि मैं भूमि के खनिजों को, यानी भूमि के अंदर जो खनिज होते हैं, उन खनिजों को मैं अपने शरीर में घुला लिया और आनंद से मैं घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरे शरीर को छू लिया और मेरे शरीर को छूते ही मैं कांप गई और दूर भागने का प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर मुझे छोड़ना नहीं जानते थे और रोए में खींच ली गई। थोड़ी देर मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि वे मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे के खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच फिस चली। वो ओस बता रही है, लेखक वो बताते हैं कि एक रोए ने जब मुझे खींच लिया, तब वो लेखक है वो पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। तो लेखक की जो उत्सुकता थी वो बढ़ती चली गई। तो वो कहती है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा जान पड़ा कि मुझे पीछे से धक्का दिया जा रहा है और मेरे को मानो कोई हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। तो मेरा एक भाई भी वहां लाया गया और उसके लिए स्थान बनाने के कारण दबाया जा रहा था कि मेरे एक भाई, यानी मेरी जैसी एक और की बूंद है, उसे लाई गई और उसे दबाई जा रही थी। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में फिस चली थी। मैं लगभग 3 दिन तक सांस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। ओस की बूंदी है, प्रश्न बन रहा है अपने कि कैसे जान बचाकर भागी। तो वो पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि ओस की बूंदी कैसे जान बचाकर भागी। तो वह पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। 1 नंबर का प्रश्न अपना बन रहा है। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उस उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर बिल्कुल सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब लेखक अपना प्रश्न बन रहा है कि वो जो ओस की बूंदें थी, उस वह उसने अपनी रक्षा कैसे करी। तो यहाँ से करेंगे कि
कि उसने अपनी रक्षा करने के लिए वो लेखक के हाथ पर कूद पड़ी थी। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए कि अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब कि तुम मेरे पास हो कोई पता तुम्हें न छू सकेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि उसने जब ओस की बूंद ने मुझे यह कहानी सुनाई तो मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने कहा, जब तुम मेरे पास हो तब तुम्हें कोई पता छू भी नहीं सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य नहीं निकले तभी तक चाहती हूँ उनका दर्शन करते ही मुझे उठने की शक्ति आ जाएगी। वो कहती है कि भैया तुम्हें इसके लिए बहुत धन्यवाद कि मैं जब तक सूर्य नहीं निकलता तभी तक चाहती हूँ, और जब सूर्य निकल जाएगा और उनके दर्शन कर लूंगी तब मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा 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 मन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उनकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा समय तुम्हारा यहाँ से क्या तनिक भी न दुखेगा। वो ओस की बूंद कहती है कि मेरा जो हृदय है या मेरा मन जो है या मेरा मन जो है विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। जब मैं तुम्हें से अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा मन है वो तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओजन ऑक्सीजन बस दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? वो उसकी बूंद है, वो अपनी कहानी सुनाई रही है कि मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओजोन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी, और वे सूर्यमंडल के अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहे थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए कि मैं बहुत दिन हुए से लेके काट रहे थे, और जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक और उपग्रह बन रहे थे। यहाँ तक। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? तब वो कहता है लेखक कि अब जो तुम्हारे पुरखे हैं यानी तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो अब सूर्यमंडल में नहीं है क्या? है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों में अब भी उनका मुख उज्जवल किए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चुंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था आकार बढ़ता गया। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस महाराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों अ, मील दूर ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों में तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अब हमारी जो पृथ्वी है वो किसके समान थी, और वह कितने टुकड़ों में टूट गया था, और उसी का एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है कि उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। जो प्रारंभ में क्या थी? हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। उसमें वो बता रही है कि हमारे जो वंशज थे वो भव्य लपटों में अब भी उनका मुख उज्जवल किए हैं। कि वो बताती है कि एक बार की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। कि दूर से हमें ऐसा लगा कि एक प्रकाश पिंड है जो आ रहा है, और उसकी आंखें हैं उस पिंड को देखकर चुंधियाने लगी थी। यानी उसमें इतना तेज प्रकाश था कि उनकी आंखें है वो चुंधियाने लगी थी। यह पिंड क्या था? बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यह पिंड जो टूट कर आया हुआ था वह तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता गया
और जो जो जैसे जैसे वह सूर्य के पास आ रहा था, उसका आकार है वो बढ़ता गया, और उस पिंड है वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। यानी सूर्य जितना बड़ा था उससे वह पिंड है वो लाखों गुना बड़ा था। और उसकी महान जो आकर्षण शक्ति थी, उससे सूर्य था वह भी कांप उठा था, कि ऐसा लगता था कि उस महाराज से टकराकर हमारा सूर्य है वो चूर्ण हो जाएगा, कि जो वो प्रकाश पिंड आ रहा था उससे वह हमारे सूर्य से टकराएगा और उससे सूर्य है वो हमारा चूर्ण हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर ही घूम चला। वह सूर्य से बहुत सहस्त्रों मील ही वह दूर घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। परंतु इसमें इतना प्रचंड प्रचंड प्रकाश था कि उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण जो सूर्य का एक भाग है वो टूटकर पीछे चला गया। सूर्य का टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में बट गया। जो सूर्य से जो टूटा हुआ जो भाग था वह इतना भारी खिंचाव नहीं सहन कर सका, और वह टुकड़ा जो सूर्य से टूटा था वह कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से जो एक टुकड़ा था वह है हमारी पृथ्वी थी, क्योंकि सूर्य से जो अनेकों टुकड़े हो गए थे उनमें से जो एक टुकड़ा था वही हमारी पृथ्वी है। और यह जो हमारी पृथ्वी थी, बच्चों आप सभी जानते हो कि प्रारंभ में एक गोले के आग के गोले के समान थी। यानी जिस तरह एक आग का गोला धधकता है वैसे ही हमारी पृथ्वी थी, वह एक आग के गोले के समान थी और धधकती थी। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, तो वो पूछता है। लेकिन वो एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जब एक आग के गोले के समान थी तो उन लपटों से पानी कैसे बनी। तो वो कहती है कि मुझे ठीक से पता नहीं है, यहाँ सही है कि यह हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, कि ये मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह हमारा ग्रह है वो ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले ही हाइड्रोजन ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। अब ये कहते हैं कि अरबों वर्ष पहले में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ओजन ओजन के लिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन, की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण ही वह उत्पन्न हुई थी और आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। और जब वह आपस में मिल गई तो उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप था वह गवा दिया। तो स्टूडेंट आज हम अपना लेसन है वो इतना ही पढ़ेंगे। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा कुछ? नो मैम।